हेलो स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री की सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे। उसमें हमें यात्रियों के बारे में पढ़ना था, यानी पाठ का नाम था यात्रियों के नज़रिए से। ठीक है, उसमें से हमने प्रसिद्ध यात्री अल-बिरूनी के बारे में अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद में इब्न बतूता के बारे में हमने पढ़ा है कि इब्न बतूता का जन्म, प्रसिद्ध ग्रंथ, इब्न बतूता की भारत यात्रा की घटना, और उसके बाद में किस प्रकार से वो भारत आते स्थल मार्ग से सिंध होते हुए, जैसे आपने मैप में देखा था। एक बार फिर बताता हूँ आपको। जैसे इब्न बतूता की जो भारत यात्रा है वो इस प्रकार से होती है, यानी भारत के सिंध राज्य से होते हुए वापस दक्षिण भारत होते हुए वो चीन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्थल मार्ग से आए थे, जल मार्ग से वो वापस रिटर्न गए थे अपने देश। और ये भी आपने देखा था कि इब्न बतूता की जो तुलना है वो किस इटालियन यात्री से की जाती है, तो वो मार्को पोलो। ठीक है, वेनिस का ये यात्री था, इसकी तुलना इब्न बतूता से की जाती है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट था जो इब्न बतूता के टॉपिक में जो बाकी रह रहा था शेष, वो था इब्न जुजई। ठीक है, जैसे मान लो परीक्षा में ऐसा पूछ ले, वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में तो हम इसको नहीं कह सकते, फिर भी अच्छे नंबर लाने के हिसाब से हमें इसे देखना होगा। जैसे इब्न बतूता वापस अपने देश मोरक्को अफ्रीका लौट गए। ठीक है, अफ्रीका लौटने के बाद में जब अफ्रीका शासक के दरबार में वो गए थे, वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उसके दरबार में वो गए थे, तब राजा ने निर्देश दिया था, यानी आदेश दिया था अपने विद्वान को कि भाई इब्न बतूता ने बहुत ही लंबी यात्रा की है, जिसमें भारत, चीन वगैरह और भी बहुत सारे देशों में ये जाकर आया है, यात्रा करके आया है। तो इसके जो विवरण है उसका उसको लिखित रूप में लिखा जाए, ताकि आगे स्थायी रूप से वो एक धरोहर के रूप में रखा जा सके, और ये जो जानकारी इन्होंने प्राप्त की उसको स्थायी बनाया जा सके। तो इब्न बतूता की जो जानकारी थी उसको स्थायी रूप से लिखने का जो काम है वो किस व्यक्ति या विद्वान ने किया था। ठीक है, तो उसका नाम है इब्न जुजई। इसमें आपको पढ़ना है, इब्न बतूता द्वारा वापस अपने देश लौटने के बाद स्थानीय शासक के आदेश के अनुसार इनके श्रुतलेख को लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इब्न बतूता के लेख को लिखित रूप में लिखने का जो काम है वो किसने किया था, किस विद्वान ने किया था? इब्न जुजई ने। ठीक है, ऐसे इतना ही इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आपको जो देखना है अब्दुल रज़ाक। ऐसे एग्ज़ाम में पूछ ले आपसे कि ना अब्दुल रज़ाक कौन है। ठीक है, तो आपको लिखना आंसर में अब्दुल रज़ाक एक विदेशी यात्री था। वैसे ये ईरान से आए थे, लेकिन अपने क्योंकि किताब के अंदर ईरान का नाम नहीं दे रखा है, जो जितना जो मैटर किताब के अंदर दिया हुआ है वही मैटर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्स्ट्रा मेरी तरफ से बहुत सारी जानकारी रहती है, लेकिन मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बोल कर लिया आपको बता दूँ, लेकिन ऐड यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जैसे अब्दुल रज़ाक थे, ईरान से आए थे। ठीक है, ईरान के राजा के दूत थे, दक्षिण भारत आए थे ये। हाँ, बर्नियर द्वारा नेक्स्ट देखना, बर्नियर द्वारा पूर्व और पश्चिम की तुलना किस प्रकार से की गई थी। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए लघुत्तरात्मक में, जैसे 4 नंबर में आ जाए, तो आपको इस प्रकार से लिखना कि बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना इस प्रकार से की। ठीक है, इसमें लिखना जो पॉइंट्स है वो आपको इस प्रकार से लिखने। बर्नियर ने भारत के अनेक क्षेत्रों की यात्रा की थी और जो देखा उसके संबंध में विवरण लिखा। बर्नियर ने पूरे भारत की यात्रा की, बहुत सारे क्षेत्र में भारत के जो क्षेत्र थे उनमें वहाँ वहाँ की इन्होंने यात्रा की थी, और वहाँ की यात्रा के दौरान इन्होंने जो देखा, सुना, समझा, वो सारी बातें उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिख दी। ठीक है, इन्होंने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोप से की, यानी भारत के अंदर क्या हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही थी या फिर जो परंपराएं थी, उनकी तुलनाएं उन्होंने अपने महाद्वीप यूरोप से करने की कोशिश की थी। ठीक है, बर्नियर ने अपनी रचना फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित की थी। जो भी इन्होंने लिखा था वो किसको समर्पित सौंपा था इन्होंने? लुई 14वें, जो फ्रांस के राजा थे। को पता है बर्नियर कौन से देश का है? फ्रांस का है। तो वापस फ्रांस गया था, तब राजा लुई 14वें थे वहाँ पर
राजा का नाम था लुई 14वां। फ्रांस में राजाओं के नाम ऐसे मिलते हैं आपको, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इस प्रकार से राजा चलते। तो लुई 14वें का शासन चल रहा था उस समय। तो इन्होंने अपनी जो उस रचना जो भी इन्होंने लिखा था वो किसको सौंपे थे, लुई 14वें को। बर्नियर ने हर क्षेत्र में भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। अब बर्नियर ने भारत की तुलना आपको पता है यूरोप से की है। तो यूरोप से करने के दौरान इन्होंने भारत की जो स्थिति है उसको बहुत ही कमज़ोर पाया, दयनीय पाया, यानी हालत बहुत ही ख़राब पाई भारतीय कंडीशन की। तो उन्होंने अपना कोडिंग लिखा कि भारत की जो स्थिति है वो यूरोप की तुलना में बहुत ही पिछड़ी हुई है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूर्व और पश्चिम, देखो पूर्व का मतलब भारत, पश्चिम का मतलब यूरोप, ठीक है। क्योंकि भारत के पश्चिम, जैसे मैं ना आपको महाद्वीप में बताता हूँ, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है, यूरोप, ठीक है, यूरोप। और यूरोप से हम आगे चलते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, यहाँ पर यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये सारे यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से क्या कर देते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। और ये है पास में एशिया महाद्वीप, इसमें अपना देश भारत भी है, ठीक है, ये अपना देश है भारत। तो एशिया महाद्वीप की भारत की तुलना इन्होंने किससे की है, यूरोप से, ठीक है। भारत की तुलना किससे कर दी इन्होंने, यूरोप से, ठीक है। तो लिख दोगे कि बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना किस प्रकार से की। तो पूर्व भारत को माना था इन्होंने, और पश्चिम किसको माना था, यूरोप को। तो भारत की तुलना इन्होंने किस महाद्वीप के साथ में की है, यूरोप के साथ में। और फाइनली इन्होंने जो पाया वो क्या पाया था कि भारत की जो कंडीशन है वो यूरोप की तुलना में बहुत ही पिछड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना था मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर जो था, क्योंकि मुगल दरबार में रहता था, दारा जो शाहजहाँ का जो लड़का था, राजा शाहजहाँ, जो शाहजहाँ का शासन चल रहा था भारत में उस समय, तो शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा, उसका चिकित्सक था। जब दारा की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, शाहजहाँ के छोटे लड़के द्वारा अपने बड़े भाई की जब हत्या कर दी जाती है, तब ये आपको पता है मुगल अमीर के पास चले जाते हैं और उनकी सेवा में ये रहते हैं। तो जब ये क्या करते थे, या बर्नियर जब भी मुगल सेना युद्ध करने के लिए कहीं जाती थी, दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए, तो उनके साथ जाया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इन्होंने यात्रा की। तो एक यात्रा का वर्णन इन्होंने दिया, बस ये यात्रा कौन सी थी, कश्मीर की। जब कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए मुगल सेना गई थी, तब ये उनके साथ गए थे, ठीक है, बर्नियर। और बर्नियर ने कहा था कि यात्रा के दौरान भारत में सबसे अच्छी जो चीज़ें थी जो आदमी को तरोताज़ा कर देती, उनमें दो चीज़ों के इन्होंने नाम बताए। एक तो नींबू शरबत भारत का इन्होंने बहुत प्रसिद्ध बताया, और एक बताया दही, ठीक है। तो मुगल सेना के साथ में जो इनकी प्रसिद्ध यात्रा है वो किस राज्य की यात्रा है, कश्मीर की। और इन्होंने यात्रा के दौरान भारत में जो सबसे अच्छी चीज़ें, खाने की जो चीज़ें तुरंत ताजगी देने वाली, उनमें क्या बताइए, दो, नींबू शरबत और दही, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट, यूरोप में प्रसिद्धि, यानी बर्नियर क्यों फेमस हो गया। अब 1656 से लेकर 1668 तक, यानी 12 साल ही ये भारत में रुके थे। उसके बाद में ये कहाँ चले गए थे, अपने देश से यूरोप चले गए थे, ठीक है। यानी अपने महाद्वीप यूरोप चले गए थे, वहीं फ्रांस चले गए थे, ठीक है। अब जैसे ये फ्रांस में गए, फ्रांस में जाकर 1668 में गए थे, 1670 में इनकी जो बातें थी भारत के अंदर उन्होंने नोट की थी, वो प्रकाशित हुई वहाँ जाकर, यानी उनको छापा गया, ताकि भारत के बारे में यूरोप को और जानने को मिल सके, ठीक है। फिर अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषा में इनका अनुवाद हो गया। अब जो इन्होंने भारत के बारे में जो रोचक जानकारियाँ प्रस्तुत की या लिखित रूप में अपने देश फ्रांस ले गए, वो प्रकाशित हुई एक तरह से लिखित रूप में। और उसके अगले सालों में भारत से संबंधित जितनी भी जो जानकारी थी वो अलग अलग भाषाओं में एक तरह से प्रकाशित हो जाती है। जैसे भाषाओं में आप देखोगे, अंग्रेजी भाषा हो गई, डच भाषा हो गई, ठीक है, और जर्मन भाषा हो गई, इतालवी भाषा हो गई। इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं के अंदर इनके द्वारा लिखी हुई सामग्री का एक तरह से अनुवाद होता है, ठीक है। इस प्रकार यानी यूरोप में मेन देशों में बर्नियर की जो बातें थी,
जो उन्होंने भारत के बारे में लिखी थी वो पूछ गए थे, और बर्नियर एक तरह से बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान बन गए थे यूरोप के, ठीक है। तो बर्नियर की यूरोप में प्रसिद्धि के कारण अगर पूछ ले आपसे तो ये लिखना कि बर्नियर 1668-70 में भारत से यूरोप गए थे, अपने देश फ्रांस, और फ्रांस जाने के बाद में 2 साल 3 साल के अंदर अंदर जो नेक्स्ट साल थे उसमें उन्होंने अपनी सारी बातें प्रकाशित करवाई। प्रकाशित करने के अगले 5 सालों के अंदर इन सभी बातों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, और जब अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, जैसे डच अंग्रेज जो लोग थे उनको पढ़ने को मिल गया, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो गया। हॉलैंड के जो लोग थे वो डच भाषा जानते हैं, डच को हम हॉलैंड कहते हैं, तो उन्होंने डच भाषा में उसका अनुवाद हो गया, तो हॉलैंड वालों को पढ़ने को मिल गई। जर्मन भाषा जर्मनी वालों को पढ़ने को मिल गई, इटली वालों को इतालवी भाषा में पढ़ने को मिल गई। ये सारी भारत से संबंधित जानकारियाँ एक तरह से तीव्र गति से पूरे यूरोप में फैल जाती है। किसकी वजह से फैली है? बर्नियर की वजह से, और बर्नियर पूरे यूरोप में क्या हो गए? फेमस, ठीक है। तो ये हो गया बर्नियर यूरोप में क्यों फेमस हुए, ठीक है, या किस प्रकार से फेमस हुए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको देखना जेसुइट रोबर्टो नोबिली, क्योंकि विदेशी यात्री है यूरोप के सारे देखते हैं तो इनके नाम अंग्रेजी नाम ही है इनके, ठीक है। यूरोपीय यात्री थे, इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया था। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डीपली पूछे जाते हैं, तो उसमें आप उस कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा अगर ऐसे विद्वानों के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप रख लेते हो तो, ठीक है। जेसुइट रोबर्टो नोबेली, ठीक है, ये यूरोपीय यात्री थे, इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद कौन सी भाषाओं में किया? यूरोप की भाषा में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है नीचे वाला, डुआर्टे बारबोसा, एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, यूरोप के थे ये भी, और इन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत लेख उपलब्ध करवाए। व्यापार और समाज के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से बारबोसा के बारे में थोड़ा लिखना। यूरोपीय लेखक थे, यूरोपूर्व महाद्वीप के बारे में यूरोपीय लेखक थे, और इन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लेख लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको देखना जो बैप्टिस्ट टेवेनियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, आईएमपी है। और इसमें आपको देखना कि टेवेनियर ये एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जोरी थे, जोरी यानी ठीक है। लास्ट आपको टेवेनियर के बारे में याद रखना है, हिस्ट्री का बहुत ही फेमस विद्वान है ये भी। तो ये क्या थे? मूल रूप से फ्रांसीसी थे, और कौन सा किस सेक्टर से संबंधित है? जोरी। जोरी हम उसको कहते हैं जो रत्न वगैरह का व्यापार करते हैं, या उनको परखने वाला या उसमें कुशल होता है, उसको हम कहते हैं जोहरी। रत्न यानी बहुमूल्य धातुएं जो होती हैं उनका व्यापार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं जोहरी। तो ये मूल रूप से क्या थे? एक प्रसिद्ध जोहरी थे, ठीक है, जोहरी थे। इन्होंने कम से कम कितनी बार भारत की यात्रा की है? 6 बार। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि टेवेनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी। छोटे प्रश्न में पूछा जा चुका है ये बोर्ड में कि जो टेवेनियर थे मूल रूप से किस पेशे से संबंधित है, तो ये क्या थे? जोहरी। जोहरी किसको कहते हैं? जो बहुमूल्य धातु का व्यापार वगैरह करते हैं, रत्न वगैरह का, उसे हम जोहरी कहते हैं। भारत की व्यापारिक स्थिति, ये भारत की जो व्यापारिक स्थिति है उससे बहुत प्रभावित थे, और भारत की तुलना इन्होंने किस देश से की? ईरान और ओटोमन साम्राज्य से। ईरान देश से की है, और ओटोमन साम्राज्य से इन्होंने भारत की तुलना की है। तो इस प्रकार से थे टेवेनियर, ठीक है। टेवेनियर के बारे में 3 लाइन आपको याद रखनी है। ये प्रसिद्ध जोहरी थे, 6 बार भारत की यात्रा की थी, और ये भारत की व्यापारिक कंडीशन से प्रभावित होकर इनको इंटरेस्ट आया कि भारत बहुत ही अच्छा व्यापारिक देश है, इसलिए ये भारत आए, और भारत की तुलना ईरान से और ओटोमन साम्राज्य से की थी, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद में मनुची या मनुकी कौन है, ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी रखनी है थोड़ी सी। ये इटली के यात्री थे, पेशे से क्या थे? ये चिकित्सक, एक चिकित्सक थे ये, ठीक है, इटली के थे और क्या थे? चिकित्सक। भारत की यात्रा इन्होंने की है, और ये भारत से इतने
भारत इनको इतना अच्छा लगा कि भारत आने के बाद में ये वापस अपने देश यूरोप या इटली गए ही नहीं थे, ठीक है। यानी भारत में ये इन्होंने एक तरह से बस गए थे। तो एक लाइन में अगर पूछ ले कि ऐसे यूरोपीय यात्री कौन थे जो भारत के अंदर ही बस गए थे, तो वो कौन है? मनुची, ठीक है। ओके। ये इस प्रकार से आपका तीनों यात्रियों के बारे में आपने पढ़ा है। और भी पार्ट, ये बहुत बड़े पार्ट है, पार्ट बाकी है थोड़ा और देखेंगे। इसको आप कॉपी में लिखना, नोटबुक के अंदर, रजिस्टर के अंदर। लिखने के बाद में 3-4 बार इसकी रीडिंग लगानी है अच्छे से, फिर चीज़ें ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।